दोस्तों, आज हम लोग जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन जो कि 2025 का है। दोस्तों, इस बुक में आज हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे। यह भारतीय इतिहास का बुक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन का मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि वीडियो के प्लेलिस्ट में दिया गया है। तो हम लोग पहले मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किए, अब एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे। फिर एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मेडिवल हिस्ट्री देखेंगे, जो कि इसी 20-25 दिन में पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है पूर्वावलोकन घटना चक्र का इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इस तरह से पूर्वावलोकन घटना चक्र की जितनी भी पुस्तकें हैं इस चैनल पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो या आज हम लोग जो है घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो के नीचे दिए गए प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अपलोड है मॉडर्न हिस्ट्री का। आज एंशिएंट हिस्ट्री का पहला क्लास होगा, तथा नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक है, उसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं उस टेलीग्राम लिंक से। तथा जो है वहाँ बहुत से बुक का पीडीएफ शेयर किया जाता है, जिसको आसानी से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग जो है घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इसमें भारतीय इतिहास में पहला चैप्टर जो है पाषाण काल है। तो पाषाण काल से आज हम लोग जो है इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें पहला टॉपिक पाषाण काल है, तो इसमें हम इसका नोट्स पढ़ेंगे। तो नोट्स, तो इसमें दोस्तों इतिहास के बारे में बताया गया है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था। तो इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया था। तो पहला भाग जो था उसको जो है प्रागैतिहासिक काल कहा जाता था। पहला भाग को क्या कहा जाता था? प्रागैतिहासिक काल पहले भाग को कहा जाता था। और दूसरे भाग को जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता था। कौन सा काल? आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता था। आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता था। तथा तीसरे भाग को जो है ऐतिहासिक काल कहा जाता था। ऐतिहासिक काल कहा जाता था। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल था जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मतलब वहाँ के जो मानव थे वो कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो ऐसे काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तथा आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन आधुनिक युग के जो मानव है उसको पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे अभी लिखा भी है तो चिन्हों के रूप में, जैसे ऐसे ऐसे चिन्ह है, कोई ऐसे है ऐसे है, तो इसको आप क्या पढ़ सकते हैं? अभी आधुनिक जो युग के मानव वो पढ़ नहीं पाए हैं, हालांकि कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जो भी वर्णन है इसको जो है आद्य ऐतिहासिक काल में बोला जाता है, क्योंकि इन इतिहास का लिखित वर्णन तो है, लेकिन जो आधुनिक युग के जो मानव है उसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसे आद्य ऐतिहासिक काल माना जाएगा। जबकि प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, अर्थात इसका कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं है, तो इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाएगा। तथा ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसका लिखित वर्णन है और उसे आधुनिक मानव पढ़ सकता है। तो इसी ऐतिहासिक काल में मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री तथा एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। तो जो ऐतिहासिक काल होता है उसमें एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग घटना चक्र का नोट्स देखते हैं। तो वही बोल रहा है कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो दोस्तों, इतिहास वही 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग जो है यह क्या है? प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। तथा दूसरा क्या है? दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उन्हें अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। मतलब आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य तो हमें प्राप्त है, किंतु उसे दुर्बोध है, मतलब उसे हम पढ़ भी नहीं सकते हैं और समझ भी नहीं सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है। तो ऐसे काल को हम लोग जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तथा फिर उसके बाद जब से लिखित विवरण मिलते हैं, तो ऐसा काल जिसमें लिखित विवरण मिलते हैं और उसे हम समझ सकते हैं, तो उस काल को जो है ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी ऐतिहासिक काल में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री तथा मेडिवल हिस्ट्री एवं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता
आहार, जोरवे आदि आता है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों, उसमें जो है पाषाणकालीन सभ्यता होता है, क्योंकि पाषाणकालीन सभ्यता का हमें कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, तो वह क्या आएगा, वह प्रागैतिहासिक काल में आएगा। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता एवं ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता आएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के बहुत से अवशेष हमें मिले हैं, किंतु हम उन अवशेषों को अभी पढ़ एवं समझ नहीं पाए हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जो सिंधु घाटी की सभ्यता एवं ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है, यह आद्य ऐतिहासिक काल में आएगी। जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। तो जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल का आरंभ कब होता है, वह जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, मतलब इस काल में जो लिखित साक्ष्य है हम आज जो है समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया। तो ये जो मुख्य चरण है, पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल एवं तीसरा नवपाषाण काल। तो जो दोस्तों जो पाषाण निर्मित है, जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, तो इसे इसमें जो हम पाषाण काल बोलते हैं, तो यह पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला काल जो है, पहला भाग पाषाण काल का पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल एवं तीसरा नवपाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल है दोस्तों, पूरा पाषाण काल में पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज कब हुई थी, तो आग की खोज जो है वह पूरा पाषाण काल में हुई थी, तथा यह पूरा पाषाण काल में मानव जो खाना बदोश की जिंदगी व्यतीत करते थे, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तथा जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल जो है, इसमें जो है ताम्र का खोज हुआ था। जबकि नवपाषाण काल में मानव जो है खेती करना प्रारंभ कर दिया था, और जाहिर सी बात है, अगर नवपाषाण काल में मानव खेती करना प्रारंभ कर दिया तो मानव जो है अस्थायी निवास भी हो गया मानव का, क्योंकि खेती करेगा तो खेती का फसल जो है वेट करने के लिए उसे एक स्थान पर रुकना पड़ेगा, इसलिए वह जो है अस्थायी निवास करने लगा नवपाषाण काल में। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि किस पाषाण काल में मानव का अस्थायी निवास हो गया था, तो वह जो है नवपाषाण काल में अस्थायी निवास हो गया था। तथा नवपाषाण काल की एक और उपलब्धि है कि नवपाषाण काल में मानव पहिए की भी खोज कर ली थी। तो आगे पढ़ते हैं। तो उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। तो जो इसका पहला पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल को भी बाद में 3 भागों में विभाजित किया गया। तो उस 3 भाग को हम देखेंगे। तो पहला भाग जो है वह पूर्व पूरा पाषाण काल है। तो जो पहला भाग है वह पूर्व पूरा का पाषाण काल, क्रोध उपकरण, जिसमें हस्त, कुठार, खंडक एवं विदारणी। तथा दूसरा भाग जो है यह मध्य पूरा पाषाण काल है, इसमें फलक उपकरण जैसे उच्च पूरा पाषाण काल, दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में है। तो पंजाब की जो सोहन नदी घाटी जो कि अभी पाकिस्तान में, तो यह सोहन नदी घाटी जो पंजाब में, तो दोस्तों पंजाब दो है, एक पाकिस्तान में पंजाब है और एक जो है भारत में पंजाब है। तो जो पाकिस्तान वाला पंजाब है उसमें जो सोहन नदी घाटी है से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। तो क्या प्राप्त हुए? चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप पल्लवरम तथा अतिरमपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप पल्लवरम एवं अतिरमक्कम से हैंड एक्स संस्कृत के उपकरण प्राप्त किए गए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूट्सफुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक विद थे। तो जो रॉबर्ट ब्रूट्सफुट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्रूट्सफुट यह जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक एवं ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूट्सफुट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में यह कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के
लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली। तो पूछा जाता है दोस्तों कि मातृ देवी की एक प्रतिमा कहाँ से मिली, तो यह जो है बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण पूरा पाषाण काल को पाषाण काल को फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर करते थे। तो जो पूरा पाषाण काल के मानव थे वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर करते थे। अब जाहिर सी बात है, शिकार पर निर्भर करेंगे तो इनका जो जीवन था वह अस्थायी था, मतलब शिकार की खोज में एक जगह से दूसरे जगह तक यह भागते रहते थे। तो उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल फल हुआ करता था। तो पूछा जाता है कि जो पूरा पाषाण काल के मानव थे उनका भोजन क्या होता था, तो वे शिकार पे निर्भर करते थे। तो उनका जो भोजन है मांस एवं कंदमूल फल हुआ करता था, तथा उनका जीवन जो अस्थायी होता था, मतलब घुमक्कड़ जीवन होता था, खाना बदोश जीवन होता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। तो वे जो है अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कैंपेबल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण काल या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। तो जो मध्य पाषाण काल था दोस्तों, उसमें जो औजार की खोज हुई उसमें जो है बहुत सूक्ष्म पाषाण एवं पत्थर के बहुत छोटे औजार मिले। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। तो पूछा जाता है कि मानव अस्थि पंजर किस काल में प्राप्त होता है, तो यह जो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होता है। गुजरात स्थित लंघनाज एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन महादाहा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। तो जो मध्य पाषाण कालीन स्थल महादाहा यह कहाँ है, यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। यहाँ से हड्डी एवं सींग प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महादाहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया, जो झील क्षेत्र, दूसरा बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महादाहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। तो जो महादाहा एवं सराय नाहर राय एवं दमदमा, इन तीनों स्थल से ही हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुआ। तो जो दमदमा में किए गए खनन के फलस्वरूप पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों को कुल मिलाकर कितने मानव समाधान प्राप्त हुआ, तो वह जो 41 मानव समाधान प्राप्त हुआ। इन समाधानों में से 5 समाधान जो है यह युग्म समाधान, मतलब जोड़ा का जो शव है वह प्राप्त हुआ, तथा एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले। तो इसमें से जो 5 समाधान प्राप्त हुए, 5 समाधान में जो है जोड़े के रूप में प्राप्त हुए, तथा जिसमें से एक समाधान ऐसा था जिसमें 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले। शेष समाधानों में से एक एक कंकाल मिले। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए। जो सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव शव एक साथ दफनाए मिले। तो जो सराय नाहर राय है, यहाँ भी एक ऐसी समाधि मिली है जहां एक ही साथ जो है 4 मानव शव, कितने मानव शव, 4 मानव शव एक साथ दफनाए गए हैं। यहाँ की कब्रें समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखइया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक युग लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांशतः क्षत विक्षत अवस्था में है। अमेरिका के
ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखइया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से हुआ। तो पूछा जाता है कि पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ, तो पशुपालन का प्रारंभ जो मध्य पाषाण काल से हुआ। और पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहला पालतू पशु कौन था जिसको मानव ने पाला, तो वह जो कुत्ता था। तो कुत्ता सबसे पहला पालतू पशु था जिसको मानव ने पाला था। तो पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुर जो कि मध्य प्रदेश में है, तो जो आदमगढ़ है यह मध्य प्रदेश में के नर्मदापुरम में है, तथा बागोर, जो बागोर है यह भीलवाड़ा, राजस्थान के भीलवाड़ा में है। तो जो पशुपालन के साक्ष्य है यह कहाँ से प्राप्त हुए, तो जो पशुपालन के साक्ष्य है यह आदमगढ़ से, जो यह आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में, तथा बागोर, तो बागोर जो है यह भीलवाड़ा राजस्थान में है। मध्य पाषाण काल के मानव, तो मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण। तो जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला, शैल चित्रकला क्या होता है कि यह पहाड़ियों पर जो आदिमानव थे वे कुछ कला या चित्रकला बनाते थे, उसी को शैल चित्रकला बोला जाता है। तो यह जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका, तो जो भीमबेटका यह कहाँ है, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। तो यही जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब तक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुआ है, जिसमें 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है। इनमें से यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में जो है मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, और कृषि करने के साथ ही इसका जीवन जो अस्थायी हो गया। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। तो सर्वप्रथम जो गेहूं है वह गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। तो जो नवीनतम प्राचीनतम जो साक्ष्य, प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो लहुरा देव है यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। यहीं से जो है चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। तो इससे पहले जो मेहरगढ़ था, लेकिन अब के जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दोस्तों जो कृषि के जो साक्ष्य हैं सर्वप्रथम कहाँ से मिले, तो वह जो है मेहरगढ़ से मिले। यह कहाँ है, यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। तो इससे जो इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप, जबकि इससे पहले क्या माना जाता था, यह मेहरगढ़ को माना जाता था। यह मेहरगढ़ कहाँ है, तो यह मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल या धान के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा है। तो जो चावल या धान के साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है, तो वह जो कोल्डी हवा है, यह कोल्डी हवा प्रयागराज जिले में बेलल नदी के तट पर स्थित है। तो कोल्डी हवा कहाँ स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बेलल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। चीन के यांगजी नदी, तो जो चीन का यांगजी नदी है, जो चीन का यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का, तो मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व में जो मक्का है, यह प्रथम साक्ष्य, जो मक्का का प्रथम साक्ष्य यह कहाँ मिला, यह मैक्सिको में मिला। तो जो मक्का का प्रथम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व में मैक्सिको में मिला। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में पाषाण काल संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुलजहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो बुलजहोम है यह जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में जो उस समय के आदिमानव थे, वे कुत्तों को जो ठंड के समय देखें, वे जमीन के अंदर गड्ढे खोद करके उसमें छिप रहे हैं। तो इन्हीं को देख करके वहां के आदिमानव भी इनका नकल करने लगे, और यहीं पर जो है वो भी जो है गड्ढे के अंदर छिप करके ठंड से बचते थे। तो कुत्ते का जो कंकाल है यह बुलजहोम जम्मू कश्मीर में देखा गया, मानव और कुत्ते का दोनों का एक साथ। तो गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुप्फराल, तो जो गुप्फराल जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। तो जो
गुफकराल है, यह जम्मू एवं कश्मीर में स्थित नवपाषाणी स्थल है। तो गुफकराल का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जो गुफकराल है, गुफकराल का अर्थ कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा है। तो यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद है, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो जो नवपाषाण काल से संबंधित जो राख का जो टीला है, यह कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। पीकली हल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। तो ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल की उपलब्धि आग की खोज है। तो धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति या कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे को संयुक्त प्रयोग की अवस्था। तो ताम्र पाषाणिक का अर्थ क्या है कि इसमें जो पत्थर एवं तांबे का संयुक्त प्रयोग होता था। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। तो जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये आहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद है। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। तो आहाड़ का क्या नाम है? तो आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती है, अर्थात ताम्बवती का मतलब क्या है? तो यह जो है तांबा वाली जगह है। तो गिलुंद बालाथल ओजियाना में घरों की चार दीवारी से घेरा गया है। आहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहाड़ संस्कृति जो कि 2100 से 1500 ईसा पूर्व था। तो अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है। तो जो आहाड़ संस्कृति है, यह जो आहाड़ संस्कृति यह अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और नौदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन एच.डी. संकालिया ने कराया था। तो नौदा टोली का उत्खनन कौन कराया था? तो यह जो एच.डी. संकालिया ने कराया था। तो नौदा टोली से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड जो है, जो नौदा टोली है, नौदा टोली के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति है, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पी लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल कौन है? तो यह जो अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद है। पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश, नंदुरबार जिला और नासिक जिला, ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। तो जोरवे संस्कृति का काल कब है? तो यह जो 1400 से 700 ईसा पूर्व तक जोरवे संस्कृति थी। अब तक ज्ञात लगभग 200 जोरवे स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है। तो नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो जो नेवासा है, नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की
ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जोरवे संस्कृति के नेवासा, दहमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण काल अवस्था में इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहते थे, जो मुख्यतः सामाजिक विभेद का सूचक है। यहाँ से अन्नगार मिला है। तो पूर्वी भारत में पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के पांडु, राजर, ढीबी एवं पूर्व मेदिनीपुर जिले में महिष दल उल्लेखनीय ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई वे हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियां और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। तो महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। तो इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और पकी हुई मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ साण धार्मिक पंथ का प्रतीक था। तो पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबा कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था। तो जो महाराष्ट्र में मृतक थे, इनको उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में रखा जाता था। जो महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था मृतक को, तथा दक्षिण भारत में कौन सी दिशा में, तो यह पूर्व पश्चिम दिशा में रखा जाता था। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान फ्रैक्शनल बरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले प्लेट हैं। तो कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे का समृद्ध स्थानों के निकट पड़ता। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मास्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषि की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जो वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय इन्हें
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। तो क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर एक में हम लोग देखेंगे रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या था। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या था? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं एक पुरातत्वविद, तो दोनों था। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसमें भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद दोनों था, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो ए और बी दोनों सही होगा। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। तो क्वेश्चन नंबर 2, कोपेनहेगन जो कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो पूछ रहा है कि जो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो यह विभाजन जो थॉमसन ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, थॉमसन। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर वी, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर वी, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्लेवेल, जेम्स बर्गेस एवं वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? तो यह जो पुरातात्विक उत्खनन करता थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो अलेक्जेंडर रीच, लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्हें मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया। तो इन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। क्वेश्चन नंबर 4, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पूछ रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों, यह मध्य पाषाण काल में हुआ था। इसी समय आदमी जो है पशुपालन करने लगा था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है तथा बागोड़ जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में। तो पूछा जाता है कि सबसे पहला पालतू पशु कौन था जिसे मानव ने पाला था? तो वह क्या था? वह कुत्ता था। तो कुत्ता सबसे पहला पशु था जिसको मानव ने पाला था। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वे कहाँ है? तो जो मध्य पाषाणिक प्रसंग है उसमें पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले? तो दोस्तों जो पशुपालन के साक्ष्य है यह 2 जगह से मिला। पहला जगह क्या था? पहला जगह आदमगढ़ था तथा दूसरा जगह क्या था? तो दूसरा जगह का नाम था जो है बागोर। तो दूसरा जगह क्या था? यह बागोर था। और पहला क्या था? पहला आदमगढ़ था। यह आदमगढ़ कहाँ है? तो यह आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है। तो आदमगढ़ कहाँ है? यह जो है मध्य प्रदेश में है। तथा जबकि जो बागोर है, बागोर यह जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। तो जो भीलवाड़ा जिला है राजस्थान का, वहाँ जो बागोर है। तो पशुपालन के जो प्रमाण है यह 2 जगहों से प्राप्त हुआ मध्य पाषाणिक काल में, एक आदमगढ़ से और दूसरा बागोर से। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है तथा बागोर जो है यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। तो निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थल है जहां से हड्डी के स्थल प्राप्त हुए? तो हड्डी के स्थल दोस्तों महादाहा और सराय नाहर राय दोनों जगह से प्राप्त हुए, क्योंकि सराय नाहर राय से सींग प्राप्त हुआ। तो महादाहा जो है यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। तो जो महादाहा ये यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। तो यह क्वेश्चन गलत है, इसमें सी और डी दोनों सही होगा। तो मध्य पाषाण कालीन महदाहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदाहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र पहला, दूसरा बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र एवं
तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना और जो बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए, जब और सराय नाहर राय, जो सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, हड्डियों से निर्मित हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो जो हड्डियों से निर्मित आभूषण है यह भारत के किस मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं? तो यह जो महादहा एवं सराय नाहर राय दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। तो ए और बी इसका दोनों सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो मध्य पाषाणिक स्थल हैं इनको भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की तरफ केंद्रित करना है। तो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो महदाहा है दोस्तों, जो महदाहा है यह उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में महदाहा है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में महदाहा है तथा जो महदाहा है यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। जबकि लेखैया, जो लेखैया है, लेखैया कहाँ है? यह जो मिर्जापुर में है। जो लेखैया है यह मिर्जापुर में है, यह भी यूपी में है। तो जो लेखैया यह मिर्जापुर में है, यह भी यूपी में। पैसरा, जो पैसरा है यह बिहार में है। तो जो पैसरा है यह कहाँ है? यह बिहार में है। तथा वीरभानपुर, जो वीरभानपुर है यह जो पश्चिम बंगाल में है। तो जो वीरभानपुर है यह पश्चिम बंगाल में है। तो अब जो है स्टेट का नाम अगर आपको याद है तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पश्चिम में कौन है और पूर्व में कौन है। तो इधर ईस्ट होगा और तथा इधर वेस्ट होगा। तो अगर देखेंगे तो ईस्ट में सबसे पहले आएगा और यह क्या कह रहा है? पश्चिम से पूर्व तक व्यवस्थित करिए। तो अगर देखा जाए तो सबसे पूर्व में कौन होगा? वो पश्चिम बंगाल होगा। तो पश्चिम बंगाल सबसे लास्ट में 3 होगा। फिर उसके बाद देखा जाए क्या होगा? तो वह बिहार होगा। तो 3 4 मतलब कि यह देखिए ऐसे, मतलब हम लोग पीछे से चल रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रहे हैं। तो देखते हैं 4 3 किस ऑप्शन में सबसे लास्ट में है। तो 4 3 जिस ऑप्शन में सबसे लास्ट में होगा वही होगा। तो इसमें 3 1 सबसे लास्ट में है, 3 2 सबसे लास्ट में है तथा जो है तो इसका जो होगा यह 4 2 1 3 होगा। तो वही जो प्रतापगढ़ है यह उत्तर प्रदेश में महदाहा है तथा जो है लेखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में तथा पैसरा बिहार में, बीरभानपुर जो पश्चिम बंगाल में है। तो इसका ऑप्शन सी दिखा रहा है। तो अगर देखा जाए तो यह कहाँ कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व तक, मतलब पश्चिम से पूर्व तक, मतलब पहले पश्चिम फिर पूर्व तक। तो अगर देखा जाए तो जो कथन 4 है तो यहाँ 4 देखते हैं क्या है? 4, अच्छा 4 जो महदाहा है। तो महदाहा जानते हैं कि महदाहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। तो जो महदाहा 4 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, इसलिए 4 जो है सबसे पूर्व में होगा। तो 4 सबसे पूर्व में होगा। तो इसके बाद 4 होगा तथा पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल में है वह जो है बीरभानपुर है। तो 3 सबसे लास्ट में होगा। तो यही होगा 4 सबसे पूर्व में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है। तो जो महदाहा यह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, लेखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, पैसरा बिहार में है तथा बीरभानपुर कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल में है। तो क्वेश्चन नंबर 9, एक ही कब्र में, जो एक ही कब्र है उसमें 3 मानव कंकाल निकले। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले। तो यह जो दमदमा है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहरराय, महदाहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले। शेष समाधानों में जो है, जो शेष समाधान है, शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो जो खाद्यान्नों की कृषि है यह सर्वप्रथम जो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। कृषि प्रारंभ होने से ही मानव का जीवन क्या बन गया? वह अस्थायी बन गया। क्योंकि मानव जो है अगर कृषि करता था तो उसी फसल का वेट करने के लिए वह जो है घुमक्कड़ जीवन से एक अस्थायी निवास बना लिया। तो यह जो नवपाषाण काल में हुआ और इसी नवपाषाण काल में दोस्तों पहिए की भी खोज हुई है। तो जो पहिया की खोज पूछा जाता कब हुई? तो यह जो नवपाषाण काल में हुई। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है?
तो 11 में पूछ रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, यह हथनौरा जो है सीहोर मध्य प्रदेश में है। यहाँ जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। इसकी जो नर्मदा घाटी जो है इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में किया गया था। तो जो नर्मदा घाटी है इसका खोज जो अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो पूछ रहा है कि जो प्रथम मानव जीवाश्म है यह भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, तो यह जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। यह नर्मदा घाटी कहाँ है, तो यह नर्मदा घाटी जो है मध्य प्रदेश में सीहोर जिले के मध्य प्रदेश में हथनौरा में है। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन है, तो वह जो जौ है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीज के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ बरेली में बरेली के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के जो सर्वप्रथम जौ है वह जो बरले है, बरले 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो वह जो लहुरा देव से प्राप्त हुए, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। तो यह मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में था। तो इससे पूर्व मेहरगढ़ था, लेकिन अब क्वेश्चन आएगा तो अब जो है होगा उत्तर प्रदेश का जो है संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव, यह कृषि के साक्ष्य वाला स्थल है प्राचीनतम। तो जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा जो कि प्रयागराज में बेलन नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य है यह पूछ रहा है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य है यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका होगा मेहरगढ़। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो पूछ रहा है कि जो नवपाषाण युग है इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्न में से कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो वह स्थान जो है मेहरगढ़ है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मेहरगढ़। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है एवं कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो हाँ, जो उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश के उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
क्योंकि ध्यातव्य है कि इस प्रदेश का जो बेलन नदी घाटी क्षेत्र है, यहाँ स्थित कोल्डिहवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। तो कथन एक सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो हाँ, जो इसमें कोल्डिहवा है, कोल्डिहवा में धान पाया जाता है उत्तर प्रदेश के, तो ये दो भी सही है। तो इसका एक और दो दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल में ही उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा। ध्यातव्य है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिहवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का भाग है। तो इस कथन एक सही है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों में प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न और जौ धान के साक्ष्य महागाहा धान के साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो वह ऐसा कौन सा स्थल है जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले? तो वह जो मेहरगढ़ है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मुहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व है। तो निम्नलिखित में किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो वह जो है बागोर से। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ जिले के स्थित बागोर से मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो जो ताम्र पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल को जो है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो आहड़ सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 23, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो आहड़ सभ्यता है, इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कथन एक, आहड़ वासी तांबा गलाना जानते थे। कथन 2, ये लोग चावल से परिचित नहीं थी। कथन 3, धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। कथन 4, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई थी। तो जो आहड़ वासी थे, आहड़ वासी यह जो है तांबा गलाना जानते थे। तो हाँ, जो आहड़ वासी थे या तांबा गलाना जानते थे। तो कथन एक सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है। आहड़ वासी चावल से परिचित थे। कथन 3, धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। तो कथन 3 भी सही। हाँ, आहड़ वासियों का जो है अर्थव्यवस्था का एक साधन था जो है धातु का काम। कथन 4, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई। तो हाँ, कथन 4 भी सही। तो 1, 3, 4 सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1, 3, 4। तो आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृत स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहड़ एक अन्य तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गईं। तो क्वेश्चन नंबर 24, तो निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पुरास्थल है जहां पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह जो है मेहरगढ़। तो जो मेहरगढ़ है दोस्तों, यह जो बलूचिस्तान जो कि वर्तमान पाकिस्तान में, वहाँ मेहरगढ़ से जो है पाषाण काल संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मेहरगढ़। तो नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो पूछ रहा है कि जो नौदा टोली है, इसका उत्खनन किसने किया था? तो जो नौदा टोली है, नौदा टोली कहाँ है?
तो नौदा टोली जो है यह मध्य प्रदेश में, तो पूछा जाता है कि नौदा टोली कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में। इसका उत्खनन जो है के.डी. वाजपेयी ने की थी, तो इसका ऑप्शन जो है सॉरी जो नौदा टोली है इसका उत्खनन जो है के.डी. वाजपेयी ने, नौदा टोली का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है। इसकी तिथि लगभग 1500 से 1300 ईस्वी पूर्व के मध्य निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 26, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो जो नौदा टोली है यह पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है, तो नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मध्य प्रदेश। बृहत स्मारकों की पहचान की गई है, तो बृहत स्मारकों की पहचान क्या है? तो जो मृतकों को दफनाने का स्थान है, यह बृहत स्मारकों के रूप में पहचान की गई है, तो इसका ऑप्शन भी सही है। जो मृतकों को दफनाने का स्थान है, इसे बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार जैसे शिष्ट समाधि, पीट सर्किल, कैन सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुंड स्टोन, कंदराए, माहिर है। तो राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो जो राख का किला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो पूछ रहा है कि जो राख का किला है यह किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो यह जो है संगनकल्लू से संबंधित है। तो जो दोस्तों संगनकल्लू यह कहाँ है? तो यह संगनकल्लू कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में है। तो जो संगनकल्लू है यह कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में है संगनकल्लू। यहाँ जो राख के टीला के नवपाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं, तो इसका ऑप्शन बी होगा संगनकल्लू। तो कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो भीमबेटका है यह भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। यह भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिसमें हाथी, सांबर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? पूछ रहा है कि कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो जो भीमबेटका है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, यह प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, भीमबेटका। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं यह कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है यह भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में है भीमबेटका की गुफाएं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो पूछा है कि जो भारत का ऐसा कौन सा शिलाश्रय है जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो जो भीमबेटका है, भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं यह मध्य प्रदेश में, तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? पूछा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो यह जो था यह थे वी.एस. वाकड़कर। तो वी.एस. वाकड़कर ने भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो कौन था? तो यह जो वी.एस. वाकड़कर थे। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वी.एस. वाकड़कर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। क्वेश्चन नंबर 34, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो जो भीमबेटका है इसको किसने खोजा था? तो इसको जो है विष्णुधर वाकड़कर ने खोजा था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो गैरिक मृदभांड, जो गैरिक मृदभांड ओसीपी की है,
इसका नामकरण हुआ था तो गैरिक मृदभांड ओसीपी का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड ओसीपी कहा गया। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? तो जो महाराष्ट्र के लोग हैं दोस्तों, ताम्रपाषाण काल में मृतकों को जो है किस रूप में मतलब किस दिशा में, किस डायरेक्शन में दफनाते थे? तो यह जो उत्तर से दक्षिण तक दफनाते थे। जो महाराष्ट्र के लोग हैं यह जो उत्तर से दक्षिण तक दफनाते थे, इसका ऑप्शन ये सही होगा। जबकि साउथ इंडिया के लोग, जो साउथ इंडिया के लोग हैं वे जो है, जो साउथ इंडिया के लोग हैं वे जो पश्चिम से पूर्व तक दफनाते थे, तो यहाँ महाराष्ट्र की बात हुई तो ये उत्तर से दक्षिण तक दफनाते थे, इसका ऑप्शन ए सही। तो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को जोरवे संस्कृति कहा जाता था। तो इस जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतक को उत्तर से दक्षिण दिशा के घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हंडिया और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? तो यह जो बुर्ज होम, यह बुर्ज होम कहाँ है? तो यह बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ जो है, जो जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ जो है, यहाँ जो है मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाया गया था जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ। वर्तमान गर्त आवास गड्ढे वाले घरों में भी यही यहाँ की प्रमुख विशेषता है। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया? तो यह जो बुर्ज होम है जो कि जम्मू कश्मीर में, तो इसका ऑप्शन ए सही है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो निम्नलिखित का सही मिलान करना, तो क्वेश्चन नंबर 40 इसमें जो है निम्नलिखित का सही मिलान करना है। तो जो पाषाण काल है, पाषाण काल सोहन नदी घाटी से संबंधित है, तो ए का 4 होगा। मध्य पाषाण काल, जो मध्य पाषाण काल है, यह भीमबेटका गुफा, जो भीमबेटका गुफा यह मध्य पाषाण काल से संबंधित है, तो बी का 1 होगा। नव पाषाण काल, जो नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल से बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में है यहाँ से संबंधित है, तो यह जो नव पाषाण काल से संबंधित है, तो सी का 2 होगा। तथा ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल से बनास घाटी संबंधित है, तो डी का 3 होगा। तो 4 1 2 3 देखते हैं 4 1 2 3 किसमें है? तो 4 1 2 3 इसका ऑप्शन बी सही है। तो पाषाण काल सोहन या सोहन नदी घाटी, मध्य पाषाण काल भीमबेटका गुफा, नव पाषाण काल बुर्ज होम तथा ताम्र पाषाण काल बनास घाटी। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, तो पुरातात्विक स्थल तथा वर्तमान स्थान। तो जो नेवासा है, नेवासा कहाँ है? तो जो नेवासा पुरातात्विक स्थल है यह जो महाराष्ट्र में है, तो नेवासा पुरातात्विक स्थल महाराष्ट्र में, तो ए का 3 होगा। ईसमपुर, जो ईसमपुर पुरातात्विक स्थल है, ईसमपुर पुरातात्विक स्थल कर्नाटक में है, तो बी का 4 होगा। ईसमपुर पुरातात्विक स्थल कर्नाटक में, डीडवाना, जो डीडवाना पुरातात्विक स्थल है यह जो राजस्थान में, डीडवाना की झील है यह भी राजस्थान में, तो सी का 1 होगा। गुड़ियाम गुफा, जो गुड़ियाम गुफा है यह तमिलनाडु में है, तो डी का 2 होगा। तो 3 4 1 2, तो देखते हैं 3 4 1 2 कहाँ है? तो 3 4 1 2 इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो ऐतिहासिक स्थल एवं वह किस लिए प्रसिद्ध था उसको मिलान करना है। जो बुर्ज होम था, बुर्ज होम में क्या किया जाता था? तो जो बुर्ज होम है, बुर्ज होम में जो है जो मानव के सावधान प्राप्त हुए, अर्थात मानव को जो है गर्तावास में दफनाया जाता था। यहाँ जो कि शैलकृत देवी मंदिर है जो कि गलत है। बुर्ज होम में जो है गर्ता आवास पाया गया। क्या पाया गया? गर्ता आवास। यहाँ जो मानव को कुत्ते के साथ दफनाए गए इसके कंकाल मिले, तो कथन 1 गलत है। कथन 2, चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा कला संबंधित है, तो हाँ ये सही है।
गणेश्वर, गणेश्वर से ताम्र का कलाकृतियां प्राप्त हुई, तो 3 विषय तो 2 और 3 सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो बुर्ज-होम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है, जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला की कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करते हैं। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणी पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की। इस पुरास्थल में दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाड़ाग्र मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र के लेखैया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांशतः क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 44, नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर है, इसमें देखना है कि कथन ए एवं कारण आर में कौन सा सही है। तो कथन ए बोल रहा है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। तो जो विंध्य क्षेत्र के पाषाण काल युगीन के लोग थे, या जो नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी की तरफ गए थे, तो हाँ कथन एक सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, तो हाँ कारण आर भी सही है। कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो जी आर शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किस का संलग्न कार्यालय है? तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, यह किस विभाग कार्यालय का संलग्न कार्यालय है? तो यह संस्कृति मंत्रालय का है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए सही है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। इन्हें ही भारतीय पुरातत्व जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है यह भोपाल में स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, तो पहले इसका नाम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था, अब इसका नाम बदल करके जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह जो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इसका ऑप्शन ये सही है। तो नेक्स्ट सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, तो दोस्तों इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।